इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता, विद्युत, पूरा लिखूंगा? नहीं, पूरा नहीं लिखेंगे। क्या समस्या हो गई? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ही बात है ना? चालू तो है, माइक तो चालू है। कौन सा बंद है? सही तो आ रहा है, ये ले। हाँ भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? अपने अपने विचार प्रकट कीजिए। एन तो मेरे को ही बताया है, आगे बोल, होती क्या है वो बता। क्या होती है? कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ठीक है। मिलती जुलती सी बात बोली है, लेकिन अभी पूरी नहीं बोली। देखो, कोई भी दो परमाणु हैं जिन्होंने आपस में क्या बना रखा है, कोई बंध बना रखा है, ठीक है। अब ये बंध कैसे बना होगा? अपन मान के चलते हैं ये कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? और मैं यहां लिखूंगा ये क्या होती है, तो कोवेलेंट जो बॉन्ड होता है, और कोवेलेंट बॉन्ड में भी कैसा बॉन्ड मानते हैं अपन कि कोवेलेंट बॉन्ड बना है, वो कैसे बना है? वो बना है इक्वल पार्टनरशिप से, या इक्वल शेयरिंग ज्यादा अच्छा वर्ड है। पार्टनरशिप तो बिजनेस थोड़ा ना करवा रहे हैं अपन। हिंदी में इसको साझेदारी कहते हैं, भागीदारी या साझेदारी, कि दोनों की समान भागीदारी होनी चाहिए। जितने इलेक्ट्रॉन ये दे, एक इलेक्ट्रॉन ये दे, एक इलेक्ट्रॉन ये दे, इक्वल जब शेयरिंग करते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और ये जो दोनों कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, इक्वल शेयरिंग जो हुई है, इसी का जो अपन क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। क्या करेंगे? मेजरमेंट करेंगे। ये मेजरमेंट ही कौन करवाता है, किसके द्वारा करते हैं? तो यूं बोलते हैं कि यह ईएन जो होती है वो कोवेलेंट सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनों की समान भागीदारी का माप होता है। कि इन्होंने इक्वल जो साझेदारी की है, शेयरिंग जो की है, वो जिससे तुम मापोगे, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि भाई इक्वल शेयरिंग हुई है? तो इसका मेजरमेंट तो करोगे कैसे न कैसे। तो इसका मेजरमेंट जिस यूनिट से करते हैं, वो यूनिट कौन सी होती है? अब अगेन वही बात है, इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे हो और इलेक्ट्रॉन की संख्या देख रहे हो, कौन किसने कितना दिया, तो संख्या आ रही है, संख्या की कोई यूनिट है नहीं होती। जब उसकी कोई यूनिट नहीं होती तो ये भी क्या होता है? यूनिटलेस। ये भी क्या होगी? यूनिटलेस, इकाई रहित। इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। सही बात। दूसरा, ये अकेले, ऐसा नहीं है कि भी ये एटम ना होता, अकेला मान लो ये एटम होता तो क्या अपन ईएन बता देते? जैसे सपोज दैट ये अकेला ए बैठा है यहाँ पे, अब कोई पूछेगी इसकी ईएन बताओ, के बता दोगे? नहीं बता सकते ना। क्यों? क्योंकि अपन ने क्या कहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा और उसमें इक्वल शेयरिंग होगी। उसमें क्या होगा, उसका माप होता है कि ये इलेक्ट्रॉन कैसे इसकी शेयरिंग हुई है। अभी अकेला किसके साथ शेयरिंग करेगा भाई? ठीक है। तो किसी एक ऐसी यूनिट या एक सी कोई चीज अपन को बतानी पड़े जो किसी दूसरे की सहायता लेनी पड़े, तो अपन क्या कहते हैं, कंपेयर कर रहे हैं।
क्या कह रहे हैं, कंपेयर करके तो बता रहे हो। तो इसको कंपैरिजन वर्ड भी बोल सकते हो, या फिर अपने फिजिक्स में तुम ज्यादा अच्छे से पढ़ते हो जिसको क्या कहते हो, रिलेटिव, सापेक्ष, दो पढ़ते हो ना बेटा। तो ये कौन सी यूनिट है, एक रिलेटिव यूनिट भी है ये। अकेले को डिफाइन करना मुश्किल होता है, इसको ज्यादा अच्छे से डिफाइन किया जा सकता है बॉन्ड में। और बॉन्ड कैसा होना चाहिए, किसी के साथ होना चाहिए, तभी अपन को क्या पता चलेगा। तो ये एक तरह से क्या है, रिलेटिव यूनिट है। और बिना बॉन्ड के ईएन का कोई अस्तित्व है नहीं होता, क्योंकि ये जब ये शेयरिंग नहीं होगी तो बॉन्ड नहीं बनेगा, और बॉन्ड नहीं बनेगा तो मेजरमेंट किसका करोगे। तो ऐसा कहते हैं जो रिलेटिव, सॉरी, ये कैसी होती है, विदाउट बॉन्ड ईएन does not explain, या यूं कह सकते हो कि विदाउट बॉन्ड मीनिंगलेस होती है, कोई मतलब नहीं होता इसका। यूं ये वर्ड भी लिख सकते हो, विदाउट बॉन्ड ईएन मीनिंगलेस। अर्थहीन होती है, बिना बंध के ईएन अर्थहीन होती है, कोई भी अर्थ ने नहीं होता उसका। इसको तुम्हें एक्सप्लेन कर अच्छे से एक्सप्लेन करना, तो तुम्हें क्या बनाना होगा, बॉन्ड बनाना पड़ेगा। अब ध्यान से देखना, ये बॉन्ड जब ये दोनों बनाए हैं, ये दोनों, इन दोनों ने जब बंध बनाया तो एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया और एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया। लेकिन जैसे ही बॉन्ड बना उसके बाद में पता चला कि एक तो पावरफुल है और एक कम पावरफुल है, कमजोर है। जो पावरफुल होगा वो इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, वो अपनी तरफ क्या कर लेगा, खींच लेगा। ठीक है, ठीक है भाई। जैसे ये बॉन्ड बना है, इन बॉन्ड में जब दोनों एक एक शेयरिंग कैसे बनाते हैं, लुइस की जब अपने संरचना देखी थी तो अपने क्या कहा था, जैसे सपोज दैट इसके पास एक इलेक्ट्रॉन 7 इसमें है, ये बी बनाते हैं ना, एक इसमें है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। या तो ये इलेक्ट्रॉन देख के या इलेक्ट्रॉन लेके क्या करना चाहता है, ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। इसलिए क्यों करना चाहता है, क्योंकि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है। क्या मिलती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से शेयरिंग होती है। और एक बंध बनने के लिए, कोई सा भी बंध बने, चाहे सिग्मा बने चाहे पाई बने, कोई सा भी बंध बनाओ, कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये क्वेश्चन मैंने करवाए भी थे बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब अपनी क्लास चली थी, कि बाई बॉन्ड पूछता है अलग आंसर आएगा, और यदि वो पूछ लेगा कि बाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं तब अलग आंसर आएगा। टोटल पाई जितने गिनोगे उसके डबल हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि एक बंध बनने के लिए मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं, 2। तो इस बात को याद रखना। अब इन दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में लगाया, इन दोनों के बीच में क्या बन गया, रिलेशन बन गया, बंध बन गया। लेकिन बंद बनने के बाद में पता चलता है कि असलियत क्या थी, एक ज्यादा पावरफुल था और एक कम पावरफुल। पावरफुल बोलने में का मतलब है मेरा कि यहाँ एक की ईएन ज्यादा थी, एक की ईएन कम थी। जब तक अलग अलग पड़े थे अपन को नहीं पता था किसकी ईएन ज्यादा है किसकी ईएन कम है। इसीलिए तो अपन ने क्या कहा है, रिलेटिव यूनिट होती है। जैसे ही दोनों संपर्क में आएंगे अब एहसास हो जाएगा कि एक पावरफुल है एक क्या है, कमजोर है। ठीक है, इसीलिए अपने कहा था इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको क्या चाहिए, बॉन्ड चाहिए। यदि बॉन्ड नहीं है तो इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, इसका कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, ये उस प्रकार की बात है जैसे तुम्हारे पास 1 लाख रुपए है, अब लेके बैठे रहो तुम,
लेकिन जैसे तुम अमीर या गरीब कब कहलाओगे? जब 1 लाख से कम वालों को देखोगे तब तो कैसी फीलिंग आएगी? अमीर है अपुनी से भगवान है, ठीक है। और जैसे ही करोड़ वालों को देखोगे तो हाय हाय ये क्या जिंदगी, ऐसा ही लगता है ना। कैसे कंपेयर किया? क्या 1 लाख रुपए ने कंपेयर किया? नहीं। जैसे ही उसके कंपैरिजन में कोई दूसरा आया तब तुम्हें एहसास हुआ कि तुम अमीर हो कि गरीब हो। अब तुम इंटेलिजेंट हो कि कमजोर हो, इस बात को कब डिसाइड होता है? एक अकेला आदमी क्लास में पढ़ रहा है, एक अकेला ही पढ़ा रहा है, तो वही उसी के लिए होशियार है, उसी के लिए कमजोर है। लेकिन जैसे ही कोई दूसरा स्टूडेंट आता है तब वहां कंपैरिजन आ जाएगा कि यार ये थोड़ा ठीक है, ये थोड़ा कमजोर है। आई बात समझ में? तो कंपैरिजन वर्ड ऐसा है, यहाँ कंपैरिजन वर्ड को अपन लिखते हैं रिलेटिव यूनिट। तो ये रिलेटिव यूनिट होती है। अब जैसे ही ऐसा होगा तो ये डेफिनेटली है कि क्या होगा, एक की ईएन ज्यादा एक की ईएन कम। जिसकी ईएन ज्यादा वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, जो अपनी तरफ खींचेगा उसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव। लेकिन नेगेटिव कंप्लीट नहीं आएगा, कैसा आएगा, पार्सली। क्यों? कंप्लीट आने का मतलब है इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे अपनी तरफ खींच लेना, पूरे के पूरे अपनी तरफ खींच लेना। और ये पूरे के पूरे खींच लेगा तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए तो बॉन्ड बनाया था, इसको तोड़ दोगे तो फिर एक्सप्लेन कैसे करोगे बताओ। इसलिए ईएन में जब अपन पार्शियलिटी क्रिएट करते हैं ना तो उसमें जो चार्ज दिखाते हैं वो कैसे दिखाते हैं, पार्शियल चार्ज दिखाते हैं, डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस। माइनस का मतलब इसकी ईएन ज्यादा है। जहां जहां ये वर्ड लिखा जाएगा इसका मतलब मान के चलना बेटा इसकी ईएन क्या है, ज्यादा है, और इसकी ईएन क्या है। अब एक बात तो तुम अब खुद ही बता दोगे, जिसकी ईएन ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन खींचता है कि भेजता है? खींचेगा। ईए में क्या किया था अपन ने, ईए क्या था, ईए ने भी तो इलेक्ट्रॉन खींचे ही थे भाई। अपन ने कह रहे थे अपन इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं, मैंने कहा था उल्टा पढ़ो इसको। एक्चुअल जो होता है कि न्यूक्लियस के द्वारा इलेक्ट्रॉन को कितनी आसानी से बुलाया जाता है, वही तो क्या होती है, ईए। जब वो आपस में जुड़ते हैं तब एक एनर्जी बाहर निकलती है, जितना जल्दी बुलाएगा उतनी ज्यादा क्या होगी, ईएन होगी, ईए होगी। बात करी थी ना। तो ऐसा कहते हैं ईए और ईएन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, दोनों न्यूक्लियस के द्वारा इलेक्ट्रॉन को खींचने का मेजरमेंट होता है। बस एक छोटी सी चीज का फर्क पड़ता है। पहली चीज जो होती है वो ये होती है कि ईए जो होती है वो होता है आइसोलेटेड एटम के लिए। किसके लिए होता है, आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए, सही बात, विलगित गैसीय परमाणु के लिए। जबकि ईएन जो होती है वो होती है बॉन्ड सॉरी बंधित परमाणु के लिए, यानी कि जो बाइंडिंग जो एटम होता है उसके लिए। बस इतना सा फर्क है दोनों में। तो ये बात मैं लिख देता हूं, जो अपनी ई ए एंड ईएन जो होती है, इन दोनों को यदि आप कंपैरिजन करोगे तो दोनों सेम बात है। क्या सेम बात है, दोनों न्यूक्लियस के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस, ठीक है। जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है इसकी वजह से क्या जनरेट होता है, न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोल सकते हो, न्यूक्लियर फोर्स बोल सकते हो। या ये जो मेजरमेंट होगा, ये मेजरमेंट ही किस क्या कहलाता है, ईए एंड ईएन। ये तो हो गई सिमिलरिटीज। लेकिन ईए जो होती है इसको सॉरी ईए जो होती है इसको एक्सप्लेन किया जाता है आइसोलेटेड आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए। जबकि जो ईएन होती है, ईएन को एक्सप्लेन करने के लिए चाहिए बाइंडिंग एटम। किसके लिए, हिंदी में इसको लिखते हैं बंधित परमाणु, बंधा हुआ परमाणु। और बंधा हुआ परमाणु कैसे होगा, बॉन्ड बनाएगा। और ये कैसा होगा, विलगित गैसीय परमाणु।
विलगित गैसीय परमाणु। ठीक है, तो ये इनमें कॉमन बात होती है। कई बार मान लो पूछ ले कि ईए में क्या तो सिमिलरिटीज है और क्या डिसिमिलरिटीज है। ठीक है, समानता तो ये है कि दोनों न्यूक्लियस के द्वारा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर होती है, उसी पावर का ही क्या होता है, मेजरमेंट होता है। ये तो होती है ईए और ईएन। लेकिन एक अलग भी पाई जाती है, जैसे ईए को तुम्हें एक्सप्लेन करना तो तुम्हें कैसा एटम चाहिए, आइसोलेटेड गैसियस एटम चाहिए। बिना आइसोलेटेड गैसियस एटम में ना तो ईए डिफाइंड होती है ना आईपी डिफाइंड होती है। आईपी भी तो यही थी, समझ में आ गई बात। और ईएन की बात करोगे तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको क्या चाहिए, बाइंडिंग एटम चाहिए, क्योंकि वहीं क्या होगा, रिलेटिव, वहां सापेक्ष राशि निकलेगी, आपस में एक दूसरे को क्या होगा, कंपेरिजन। ये लिख लो ईएन के बारे में। फिर लिखेंगे अपन इफेक्टिंग फैक्टर। फैक्टर वही है बेटा जो अब तक पढ़े हैं ना तुमने, वो सेम फैक्टर है। तुम्हारे लिए जो पूछा हुआ है वो आगे मैं लिखाऊंगा, एक टेबल बनाऊंगा, उस टेबल में ईएन पूछी थी बेटा कि क्वेश्चन आया था कि फॉस्फोरस की ईएन किसके बराबर होती है। निम्न चार ऑप्शन आए थे, उसमें से पूछा था उसने कि इन चार में से किसके बराबर है। कोई बता सकता है फॉस्फोरस की किसकी ईएन बराबर होती है। फॉस्फोरस की ईएन किस, कौन से एटम की ईएन के बराबर होती है। हाइड्रोजन के बराबर बेटा। और जो अपन ये पार्शियलिटी क्रिएट कर रहे थे ना, इलेक्ट्रॉनों को खींचना भेजना, इस घटना को कहते हैं पोलरिटी, ध्रुवणता, क्या कहते हैं। और जिसके ऊपर चार्ज आ गया उस एटम को कहते हैं पोलराइज्ड एटम, क्या कहते हैं, ध्रुवित परमाणु, क्या कहते हैं, ध्रुवित परमाणु। ठीक है ना। इसलिए तो अपन ने एक बार बात करी थी कि ईएन जो बंद को तुम्हें ध्रुवीय पोलर और नॉन पोलर बताना है, तब तो तुम्हें जरूरत पड़ेगी किसकी, ईएन की। किसकी जरूरत पड़ेगी, ईएन की। और यदि पूरे मॉलिक्यूल को आपको पोलर नॉन पोलर बताना है, तब किसकी जरूरत पड़ती है, डाइपोल मोमेंट। किसकी, डाइपोल मोमेंट। निकाला था ना भाई। तो ये दोनों चीजें याद रखना, बॉन्ड की पोलरिटी अलग बात है, पूरे मॉलिक्यूल की पोलरिटी अलग बात है, दोनों अलग अलग एक्सप्लेन होते हैं। आज क्या बार है, मंगलवार है ना आज। फिर मैसेज कैसे आया, डियर मोहित कुमार। ओके ओके ओके। ये कलर दिख तो रहा है ना। सारा जैसे स्टॉपर लगा हो।
अरे यार, बोतल देख के याद आया मेरे को, पानी पीनी था। क्या बात है। पेन कहाँ गया? अच्छा, मेरे पीछे। हाँ भाई, चले आगे। हाँ ना, बोलो रे। अब देखते हैं इफेक्टिंग फैक्टर। प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक, इसमें सेम इफेक्ट आएगा जैसे किस में आया था, ईए में आया था। किस में आया था? क्योंकि दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉनों को क्या करने की है, अट्रैक्ट करने की पावर ही तो है। तो सबसे पहले अपन बात करें किसकी, सबसे पहला फैक्टर कौन सा पढ़ोगे? साइज। कौन सा होगा? साइज। साइज कैसे बिहेव करेगी एन के साथ? जैसे ये कर रही थी, क्या होती है? इनवर्स। पहली चीज। दूसरी चीज, दूसरा किसको देखते हैं? अब साइज का फैक्टर तो समझ में आ गया होगा। जैसे साइज बड़ी होगी, सेल की संख्या बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन उतना दूर जाता जाएगा। जितना ज्यादा दूर जाता जाएगा वो क्या होगा, इन दोनों के बीच में जितनी ज्यादा दूरी होगी, इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ चुके हो, कोलम्बिक अट्रैक्शन पढ़ चुके हो ना। एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो वहां डिस्टेंस क्या थी? इनवर्स थी। कहाँ थी? ठीक है। दूसरा कौन सा होता है साइज के बाद में? दूसरा फैक्टर आता है जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट तो खुद क्या मेजरमेंट होता है, इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने के। कॉन्ट्रैक्ट, एटम को, सेल्स को क्या करवाता है? कॉन्ट्रैक्ट। सेम बात होगी, सेल जितनी पास में आ जाएगी, ईएन भी क्या हो जाएगी, उतनी ज्यादा होगी। तो अपन क्या लिखते हैं, ईएन जो होती है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है किसके? तीसरा होता है कौन सा? शिल्डिंग इफेक्ट, सिग्मा। ठीक है। सिग्मा कैसे बिहेव करता है? जैसे साइज करता है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का रिपल्सन होता है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों का रिपल्सन होता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा। दूर जाएगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला जो फोर्स अट्रैक्शन वाला क्या हो जाएगा, कमजोर। क्या हो जाएगा? चले आगे। चौथा पॉइंट कौन सा था? आईपी एंड ई ए में अपन ने चौथा फैक्टर पढ़ा था, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। वहां पे अपन ने कहा था दोनों का अर्धपूरित और पूर्ण पूरित विन्यास ज्यादा स्थायी होता है एज कंपेयर टू अड़ोसी पड़ोसी, नियरेस्ट एटम। सही बात। लेकिन ईएन में क्या रोल है भाई, सोचो। ना तो तुम्हें इसमें एनर्जी मिल रही है, ना तुम्हें देनी पड़ रही है। वहां तो तुम्हें एक में एनर्जी मिलती थी, एक में देनी पड़ती है। इसलिए अपने को देखना पड़ता है कि कौन सा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है। इसमें तो ना देना पड़ रहा है ना लेना पड़ रहा है। ये तो इसकी खुद की पावर है कि खींच पा रहा है, खुद की पावर है कि खींच पा रहा है। आई बात समझ में? तो इस चीज को अपन यहाँ बात लिखेंगे कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का ईएन के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि एक नया फैक्टर एक्शन में आता है जिसका प्रभाव पड़ेगा। वो कौन सा होता है? उसको बोलते हैं हाइब्रिड स्टेट। हाइब्रिड स्टेट हिंदी में कहते हैं उसको संकृत अवस्था। संकृत अवस्था कैसे निकालते हैं? तो ये हाइब्रिडाइजेशन आपने यदि पढ़ा हो तो एक होता है एसपी, एक होता है sp2, एक होता है sp। आई होप पढ़ाओगे ये बात।
कार्बन के रेस्पेक्ट में अपन इसको एक्सप्लेन करते हैं। किसके रेस्पेक्ट में? कार्बन के रेस्पेक्ट में। यदि सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको क्या कहते हैं अपन? एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन को या तो यूं दिखा लो या यूं दिखा लो। और यदि इसके बीच में क्या आ जाए? डबल बॉन्ड आ जाए। क्या आ जाए इनके बीच में? डबल बॉन्ड आ जाए, उसको क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। क्या कहेंगे? एल्कीन। क्या कहेंगे? एल्कीन कहेंगे। ठीक है, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, उसको क्या कहेंगे? एल्कीन कहेंगे। यानी कि ये क्या हो गया? डबल बॉन्ड हो गया। और ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो उसको क्या कहेंगे? जनरली अपन मान के चलते हैं बेटा, कार्बन को यदि मैं मान के चलूं तो ये तीन क्या होंगे? ये हाइड्रोजन होंगे, ये एल्केन है। ठीक है, इसको ऊपर टिका देते हैं। ऐसे ही अपन किसको बना सकते हैं? एल्कीन को। एल्कीन कैसे बनेगी? ऐसे ही किसको बना सकते हैं? यही कहना चाह रहा था, इसका हाइब्रिडाइजेशन यदि तुम निकालोगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? अरे उल्टा लिख दिया। इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा? sp3। इसका कौन सा आएगा? sp2। इसका कौन सा आएगा? अब देखो तीन तरीके हैं बोलने के। या तो तुम बोल लो हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे, या तो किसके आधार पे बोल लो? हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे। या तुम बोल लो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के आधार पे। ठीक है, या तुम बोल लो किसके आधार पे? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। आई बात समझ में? इनमें देखा जाता है एस परसेंटेज एज करेक्टर। तो यदि मैं इसमें निकालना चाहूं परसेंटेज एज करेक्टर, कितना आएगा? तुम्हें भी दिख रहा है कितना? 1/4। कितना? लेकिन इसकी en जब निकालते हैं अपन, इसकी फिक्स होती है बेटा कितनी? 2.50। ठीक है, यदि इसका निकालोगे तो इसकी कितनी आती है? en 2.75। और सबसे ज्यादा किसकी होती है? 3.25। यूनिट मैंने आगे लिखी नहीं है क्योंकि en क्या होती है? यूनिटलेस होती है। इसलिए तुम कहते हो ना sp हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन क्या होता है? आयनिक बन जाता है कोवेलेंट की बजाय। पढ़ा था अपने हाइड्रोकार्बन में, जो टर्मिनल एल्काइन थी क्या दिखा रही थी? एसिड बेस रिएक्शन दिखा रही थी। क्या दिखा रही थी? क्यों एसिड बेस रिएक्शन कब दिखाते हैं? जब पार्शियलिटी बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाए। यहाँ क्रिएट हो जाती है। क्यों? क्योंकि इनकी en में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इनकी en में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये en पता है मैं क्या की लिखा हूँ? ये जो en लिखा हूँ ये मैं लिखा हूँ कार्बन की, हाइड्रोजन की तो फिक्स है। ये जो मैं en लिखा हूँ ना, ये लिखा हूँ किसकी? कार्बन की। यदि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हुआ तो उसकी en होगी कितनी? 2.5। यदि वो बन गया sp2 तो हो जाएगी 2.75। और यदि वो बन गया sp वाला बहुत ज्यादा हो जाएगी कितनी? 3.25। इसीलिए ये एसिड बेस रिएक्शन दिखाता है, ये दोनों नहीं दिखाते क्योंकि इनमें अंतर बहुत ज्यादा आ जाता है। क्योंकि हाइड्रोजन की तो फिक्स है, कितनी होती है? 2.1। हाइड्रोजन की कितनी होती है? 2.1। अब देख लो कहाँ ज्यादा डिफरेंस आएगा। अपन ने ये चीज बता चुके हैं कि यदि तुम्हें पोलैरिटी देखनी होगी, जो अपन ने जो अभी ये बॉन्ड बनाया था ना इसे ए और बी, इसके ऊपर क्या लाए थे? पार्सली नेगेटिव। इसके ऊपर क्या लाए थे? पार्सली पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ है? en ज्यादा है किसकी? en ऑफ ए ज्यादा है किससे? किससे ज्यादा है बेटा? en ऑफ बी। बी से ज्यादा है तभी इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया है? नेगेटिव चार्ज आया है। और ये जो अपन कर रहे हैं इसको कहते हैं पोलैरिटी। क्या कहते हैं? ठीक है, पोलैरिटी का मतलब होता है ध्रुवणता।
ये ध्रुवणता क्रिएट हुई है। इससे अपन को पता चलता है मॉलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर, पोलर है कि ये बॉन्ड पोलर होगा कि नॉन पोलर, बॉन्ड ध्रुवीय होगा, अरे तेरी, बंद ध्रुवीय होगा कि अध्रुवीय होगा। इस बात का पता लगता है En के डिफरेंस से। En के डिफरेंस को अपन किससे दिखाते हैं? डेल्टा, डेल्टा En का मतलब होता है डिफरेंस किसका? En का मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का। यदि डेल्टा En की वैल्यू, यदि क्या हुआ, डेल्टा En की वैल्यू, दो ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो जीरो हो सकती है या डेल्टा En की वैल्यू क्या हो सकती है? जीरो नहीं हो सकती। यदि डेल्टा En की वैल्यू हुई जीरो तो मॉलिक्यूल बनेगा कैसा? नॉन पोलर बॉन्ड, सॉरी मॉलिक्यूल नहीं, मॉलिक्यूल की तो किससे देखते हैं? डाइपोल मोमेंट। वहां पे भी सेम ही कंसेप्ट आता है। जब जीरो बनेगा तो कैसा बनेगा? बॉन्ड नॉन पोलर। और यदि वो क्या बन गया? नॉन जीरो, तो वो कैसा कहलाएगा? बॉन्ड पोलर। यहां देखो दोनों में डिफरेंस था, दोनों में क्या था? डिफरेंस था। इसलिए तो क्या क्रिएट हुई? पोलैरिटी। ये पोलैरिटी क्रिएट करनी होती तो अब करके दिखाओ ना। डेल्टा En कितना? जीरो। डेल्टा En जीरो कैसा होगा? नॉन पोलर, कोई पोलैरिटी क्रिएट नहीं होती। इसीलिए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलती है इतना। यदि पोलैरिटी क्रिएट होती तो बॉन्ड कब का ही टूट जाता। बात आई समझ में? इसीलिए तुमने पूछा था ना एक बार कि कार्बन कार्बन आपस में क्यों नहीं तोड़ता। ये कार्बन हमेशा किसी को या तो अपने साथ जोड़ता है या उसको भगा देता है। खुद कार्बन पीछे कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, उसको नहीं तोड़ता कभी भी। उस दिन अपन ने कहा था कि भाई अपने परिवार वाले का सपोर्ट करता है, घर वाले की बात सुनता है। बेटा इसने यदि गद्दारी करी ना तो ये भी सेम पावर लेके बैठा है। ये कहते हैं ना कि दोनों के पीस क्या, तुम्हें पता है ये बात इनको घर में पता है कि दोनों की पावर क्या है? सेम। पावर का मतलब En क्या है? सेम। यदि एक ने गद्दारी करी तो दूसरा भी अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा। ऐसा नहीं है कि भाई दोनों इलेक्ट्रॉन एक लेके निकल जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता। इसीलिए मोस्टली कार्बन कार्बन का बॉन्ड जब टूटता है, तुम नहीं तोड़ोगे, खुद से टूटता है, तो हमेशा किसका निर्माण होता है? फ्री रेडिकल। किसका निर्माण होता है? एक एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में बनाते टाइम दोनों ने जोड़ा था, अलग होते टाइम क्या होंगे? दोनों एक एक लेके जाएंगे, क्योंकि दोनों की पावर क्या है? सेम है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ इसके ऊपर नेगेटिव आता है, इसके ऊपर पॉजिटिव आता है, क्योंकि इसमें ज्यादा पावरफुल कौन है? कार्बन है। इसमें ज्यादा पावरफुल कौन है? ऑक्सीजन है। बात आ गई समझ में? तो ये सब कहानी किसके पीछे चलती है? En के ऊपर। बॉन्ड कैसा बनेगा, कितना जल्दी टूटेगा, कितना स्ट्रॉन्ग बनेगा, ये सब डिसाइड करती है कौन? En करती है। बात आ गई समझ में? तो ये हो गई En। एक टेबल बनाएंगे लास्ट में, ये चाहे तुम पीरियोडिक टेबल में देख के याद कर लेना। वैल्यूज हैं कुछ एटम्स जो तुम्हारे बार बार काम में आएंगे, उनकी En तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। लिख दो बेटा ये। तो चौथी चीज है जो कौन सी थी? हाइब्रिड स्टेट। कौन सी थी? हाइब्रिड स्टेट। आशीष शर्मा, ठीक है। चले, ज्यादातर जो काम में आएंगे ना उनकी टेबल बना लेते हैं। बाकी तुम चाहो, तुम्हारी श्रद्धा हो, अपनी इंटेलिजेंस प्रूफ करनी हो तो पूरी पीरियोडिक टेबल की याद कर सकते हो। En कोई मना नहीं करेगा तुम्हें। पलटी मार दें? यदि पूरी पीरियोडिक टेबल की याद करना चाहो तो वो तुम्हारी चॉइस है भाई।
इसीलिए तो बेटा ईएन की वजह से ही तो कुछ योगदान ईएन का भी, इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना टिक गई, क्योंकि कार्बन कार्बन की वजह से हाइड्रोकार्बन बन गए, और हाइड्रोकार्बन बन गए इसलिए क्या हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बन गई। सारी बातें आज ही कर लेगी तो फिर कल अगली क्लास में क्या करेगी बालिका, इसीलिए पहले छापती है क्या तू, कंट्रोल कर लिया कर, जैसे ही लिखाता हूँ यूं लग जाती है फटाफट, ना किया करो इसे। अच्छा तो नहीं लगता है, जब मैं लिख रहा हूँ, मैं काम लग रहा हूँ, तब तुम आराम से बैठे दिखो, मेरे को मज़ा आता है। अब जब मैं आराम कर रहा हूँ, जब तुम एक काम लगे हुए दिखने चाहिए, लेकिन साथ साथ छाप लेते हो तो फिर ऐसे खाली खाली अजीब फील आता है मेरे को, ऐसे खाली कैसे बैठे हैं। तुम्हारी आदतें खराब पड़ गई दूसरी क्लासों की वजह से, वहाँ क्या तुम बिना कोई इमोशन के छापते रहते हो, या ऐसा नहीं होता यार। चले आगे, कुछ की ईएन लिख रहा हूं, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। बेटा यदि तुम्हें पूछा था इनर्ट गैस की ईएन 0, क्यों, बॉन्ड ही नहीं बनाते, और बॉन्ड नहीं बनाते तो क्या नहीं होगा, कंपैरिजन ही नहीं होगा, इसीलिए वो जल्दी से जिसके साथ जुड़ते हैं तो जल्दी से टूट भी जाते हैं, क्योंकि पार्शियलिटी क्रिएट बहुत जल्दी होती है, उसका बेचारे पास कुछ ये नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं, दूसरा कौन सा था इसके नीचे वाला, एक इधर से आता है FCl Br, उल्टा बोलो रे, क्लोरीन से पहले कौन सा, सल्फर, फॉस्फोरस, उल्टा बोलना भी सीखा करो, बोलो रे। ईएन लिखते हैं बेटा इनके, एक हाइड्रोजन और लिख देता हूं, टुचा। तुम्हें याद रखना है इन तीनों को, ये बहुत काम की चीज है। हाइड्रोजन इसलिए ऊपर लिखा ताकि इनके साथ संबंध बता सकूं मैं इसका। ठीक है, जो पीरियोडिक टेबल में फोन लेके घूमता है वो काम कोई और कर ही नहीं सकता, फोन से बहुत तगड़े तगड़े कांड होते हैं बेटा, दिखाता हूं देखना, तुम्हारी लाइफ में भी होते हैं बेटा, केमिस्ट्री ने सिखाया था ये बात, बस तुमने स्पेलिंग बदल दी तो क्या हुआ। फोन बहुत खतरनाक चीज है बेटा। सबसे ज्यादा ईएन किसकी होती है, फोन की, किसकी होती है। अब जिसकी ईएन ज्यादा खुद टिकता नहीं है, दूसरों को भी नहीं टिकने देगा भाई, खुद की ईएन बहुत ज्यादा होने की वजह से पार्शलिटी इतनी ज्यादा क्रिएट करता है जिसकी कोई सीमा तक नहीं है। ठीक है, एक जगह बस ये बाज आ जाता है, कहीं जाके ये भी पिघलता है, कहाँ जाके, इस हाइड्रोजन के साथ एक नया बंध बनाता है, दुनिया उसको एक नए नाम से जानती है, जिसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तुम्हें पूछा जाए कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन जब फोन के साथ जुड़ता है, ऐसे नहीं कि मोबाइल लेके बैठे हो ये ले हाइड्रोजन, ये ले हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसे नहीं भाई। कहने का मतलब है पीरियोडिक टेबल में यदि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो इसको बोलते हैं अपन फोन, फोन के साथ यदि हाइड्रोजन जुड़ गया तो इसको ना तो कोवेलेंट बॉन्ड कहोगे ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहोगे, एक नया ही बॉन्ड बनता है जिसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। आई बात समझ में। ये एक प्रकार का कौन सा बॉन्ड होता है, इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं ना, वॉन डेर वाल और हाइड्रोजन बॉन्ड, दो प्रकार के होते हैं।